Assalamualaikum everyone. Hope so you will be doing well. My name is Kania Tallat and today we will study the topic solubility and solubility curves. सोलूबिलिटी को स्टडी करने से पहले हम कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे कि सॉल्यूशंस किस किस तरह का हो सकता है। वैसे यूजुअली आपको पता ही है डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, कंसंट्रेटेड जो गाढ़ा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो गिवन टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर सपोज अगर हम ले लेते हैं फिक्स कर लेते हैं तो उसमें जितनी भी हैविंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना भी सॉल्यूट जो है उसमें सोल्यूबल हो सकता है हो मैक्सिमम जो है जितना सोल्यूबल हो सकता है जो सोल्यूशन फिर हम एज अ रिज़ल्ट जो सोल्यूशन हमारे पास आती है गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट डिज़ोल्व करके वो हमारे पास आ जाती है सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये वो सोल्यूशन है जिसमें फर्दर फिर जो है सोल्यूट गिवन टेम्परेचर पे सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता। सुपर सैचुरेटेड वो वाली सोल्यूशन जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हम कह दें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने प्रिपेयर कर ली रूम टेम्परेचर पे हीट किए बिना, जितना सल्यूट उसमें डिज़ोल्व होता था कर दिया, लाइक सपोज NaCl कोई वाटर में कर दिया, जितना नमक पानी की कैपेसिटी थी उसने अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया, लेकिन NaCl की सोलबिलिटी हीट के साथ इंक्रीज़ नहीं होती। सो सपोज हम शुगर ले लेते हैं, शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें शुगर जितनी थी हमने डिज़ोल्व कर ली जितनी हो सकती थी, पानी की कैपेसिटी थी। हम चाहते हैं और सोल्यूबल हो तो हम उसको थोड़ा सा हीट करके और ज़्यादा सोल्यूबल कर लेते हैं सोल्यूट, तो एक वो वाली सोल्यूशन सैचुरेटेड से आगे सुपर सैचुरेटेड जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो। हाउ डज अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड? सोल्यूशन बनती कैसे है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सोलवेंट पुल्स द सोल्यूट पार्टिकल्स अपार्ट एंड सराउंड्स और सोलवेट्स देम। जैसे ही हम कोई सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डालते हैं, सपोज NaCl को ही हमने ऐड कर लिया है, तो सोल्यूट सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सोल्यूट यानी जो NaCl की आपस में इंट्रैक्शन है और जो वाटर H2O काफ़ी पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में इंट्रैक्शन है वो टूटे, और जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है H2O वो NaCl के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करे, तो हमारे पास सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है। लाइक अगर यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, इसको अगर बहुत क्लियरली देखें यहाँ पे NaCl के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गए हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और उनको सराउंड कर लिया है। यही हमने करा है ना, सराउंड या सॉल्वेट, सराउंड किसने कर लिया है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने, वाटर ने। तो वही कि सॉल्वेंट पुल कर ले, खींच ले सोल्यूट पार्टिकल्स को अपार्ट, अलग अलग आप Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग खींच लिया और फिर उनको सराउंड कर लिया, यूँ सोल्यूशन बनती है। और यहाँ पे कहा है कि इफ एन आयोनिक साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, अगर आयोनिक साल्ट सपोज NaCl जो है वाटर में सोल्यूबल होता है, डिजॉल्व करते हैं, तो ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द आयन डायपोल इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द लेटिस एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल। याद रखें साल्ट क्रिस्टल, याद रखें कि जो सोल्यूट है उसने सॉल्वेंट में तभी सोल्यूबल होना है जब उसकी आपस की जो इंट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हों एज कम्पेयर टू द सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो आयन डायपोल इंट्रैक्शंस होती हैं ना सोल्यूट सॉल्वेंट में NaCl के केस में वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू द लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी का आपको पता है लैटिस एनर्जी क्या है? वो वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो। रिलीज तब हो जब हमने जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन हो, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन हो रही है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी है। और जब उनकी ब्रेक डाउन हो रही है NaCl के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ब्रेक डाउन में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो लैटिस, मतलब वही ना उसकी आपस की एनर्जी सोल्यूट पार्टिकल्स की एनर्जी वो ओवरकम कर लेती है उसको, तो दैट्स वाई वो सोल्यूबल हो जाता है। तो इसी तरीके से बेसिक प्रिंसिपल सोल्यूशन फॉर्मेशन का यही है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी कर्व्स। इसमें भी बेसिकली तो वही लिखा है, बट फिर इन अ सोल्यूशन सम सोल्यूट कम बैक टूवर्ड सॉलिड ड्यू टू द कोलिजन एंड गेट डिपॉजिटेड। जी मेन डिफरेंस जो है ये भी है कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, कुछ सोल्यूट डिजॉल्व लेकिन डिजॉल्व हो जाते हैं, लाइक हम कहेंगे पार्शियली सोलबिलिटी जिसको हम कह देते हैं। अच्छा, उस केस में क्या होता है? सम सोल्यूशन कम बैक टूवर्ड्स सॉलिड। याद रखें जैसे ही हमने सोल्यूट को सोल्यूशन में सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। अगर अपने साथ वो वापस कोलाइड कर लेते हैं तो क्या होगा कि
यू कैन से क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, सल्यूट के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, और अगर सॉल्वेंट के साथ कोलिजन हो जाती हैं तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारा प्रिंसिपल यहाँ पे बताया गया है कि इन सम सोल्यूशन जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के साथ ही टकरा देते हैं, कोलिजन की वजह से उनके साथ उनके पास वापस आते हैं, टकराते हैं और गेट डिपॉजिटेड, और नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, तय में बैठ गए स्पोज बॉटम में। For excess solid, dynamic equilibrium is established between this solution and crystallization. Equilibrium हमें पता है कि रिवर्सिबल चीज़ के लिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन ले लें या कोई भी ऐसा जो जैसे हमने स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स के लिए केएसपी पढ़ा था कि वो कंप्लीटली सोल्यूबल साल्ट्स के लिए नहीं होता, लाइक कुछ चीज़ सोल्यूबल हो कुछ रह जाए, वहीं पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ना कि जो सोल्यूबल हो रही है और जो नीचे डिपॉजिट हो रही है वो उनका रेट क्या है एटसेट्रा। तो यहाँ पे भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है जब हमारे पास डिसोल्यूशन हल होना, जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है और जितना क्रिस्टलाइज डिपॉजिट हो रहा है उनके दरमियान जो भी है जितना जितना हो रहा है उनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। फिर द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट एट इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यहाँ पे फिर सॉल्वेंट का भी और टेम्परेचर का भी बहुत रोल है कि मतलब जो सोल्यूट है उसने कितना डिसॉल्व होना है और कितना डिपॉजिट होना है, ये डिपेंड करता है हमारे सॉल्वेंट पे और हमारे टेम्परेचर पे कि कौन सा सॉल्वेंट है, उसके हिसाब से फिर ज़ाहिर बात है जो सॉल्वेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व होगा, और टेम्परेचर से भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती कम होती है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। द सोल्यूशन thus obtained is called saturated and the concentration of the solution is termed as solubility। जो सोल्यूशन हमें मिलेगी वो सैचुरेटेड होगी। सैचुरेटेड हम पढ़ के आए वो जिसमें जो उसकी कैपेसिटी है उतना सोल्यूट अंदर डिसॉल्व हो जाए, तो यानी जो उसकी कैपेसिटी थी वो डिसॉल्व हो गया, जो नहीं थी वो नीचे बैठ गया, तो वो हमारे पास क्या बन गई, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गई। और कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन की थी वो सॉल्युबिलिटी हो गई। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जब वो इक्विलिब्रियम में हो विद सॉलिड सब्सटेंस, वही ना कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन ये दोनों इनमें जब इक्विलिब्रियम हो जाए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस्टेब्लिश, तो वो हम कह देंगे कि वो भी हम इसमें कैटेगराइज कर देंगे सॉल्युबिलिटी में। एंड सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सपोज सॉल्वेंट का 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें कितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, जितने ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। To determine the solubility, saturated solution of a solid is prepared at a constant temperature and filtered। फिर solubility को अगर हमने determine करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले saturated solution जो solid का है वो prepare करेंगे किस constant temperature, मतलब एक ही टेम्परेचर रख लेना फिक्स, कम ज़्यादा किए बिना saturated solution बना लिया, फिर उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करके जो हमारे पास पार्टिकल्स आ जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर उसको वे कर लिया जाएगा। अ नोन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज एवापोरेटेड एंड मास ऑफ द रेजिड्यू द सॉल्युबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड। या फिर फिल्ट्रेशन के अलावा जो वॉल्यूम है उसको इवेपोरेट कर दिया, जो पार्टिकल्स मैस रेजिड्यू रह गया उसको कैलकुलेट कर लिया, या फिल्टर पेपर पे जो पार्टिकल्स थे दोनों तरीक़ों से मतलब उसको कैलकुलेट कर लिया। तो जितने पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए हमें पता है उसको वेट करके 1 ग्राम 2 ग्राम, तो उस हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। तो ये थी हमारे पास सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सोलबिलिटी कर्व्स क्या होती हैं, सोलबिलिटी कर्व्स जो हैं वो वाली कर्व्स जो हमारे पास ग्राफ प्लॉट करने से आती हैं, किस किस के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द टेम्परेचर एंड सोलबिलिटी, अगर हम टेम्परेचर एंड सोलबिलिटी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो जो कर्व्स हमारे पास आती हैं उसको हम सोलबिलिटी कर्व्स कहते हैं। ये वही बात लिखी गई है कि ये किसके ग्राफ दरमियान होती है, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड सोलबिलिटी। अभी इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, कंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स एंड डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स। कंटिन्यूअस वो जो चाहे कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, कांस्टेंट हो रही हैं, बस उन पर कोई ब्रेक नहीं आ रही, बस ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ऐसे है, बस कंटिन्यूअस लाइन ही है। और डिसकंटिन्यूअस में उनमें कोई ब्रेक आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, यूँ कह लो कि एक डिज़ाइन नमा आपको बना हुआ शो हो रहा है, तो वो डिसकंटिन्यूअस की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगी, डिसकंटिन्यूअस कर्व्स में। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस कर्व्स में क्या है। कर्व्स डोंट शार्प ब्रेक एनीवेयर, उनमें कोई भी ब्रेक नहीं होती। ओके, मोस्टली हम देखते हैं कि सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, तो ये सोलबिलिटी है, ये टेम्परेचर है। कुछ साल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसकी भी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी भी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी भी इंक्रीज़ हो रही है। बट यहाँ पे एक NaCl साल्ट है जिसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ
इफेक्ट ही नहीं हो रही। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर हम कम ज़्यादा करें तो जो NaCl है, जो नमक है, वो उतना ही सोल्यूबल होगा। चाहे कम कर लें टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कर लें, टेम्परेचर बढ़ा लें, उसकी सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होगा। ये आपने याद रखना है। दूसरी एक्सेप्शन शो कर रहा है Ce2SO4 थ्राइस, सीरियम सल्फेट। ओके, इसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज विद टेम्परेचर एंड बिकम कांस्टेंट। 40 डिग्री के बाद कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रही है। अब जो डिक्रीज होने वाला सवाल है कि टेम्परेचर के साथ डिक्रीज क्यों होती है, एक तो इसका आंसर ये भी है कि कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जब उनको टेम्परेचर देते हैं तो उनमें कोएगुलेशन हो जाती है। सपोज प्लास्टिक यहाँ पे रिलेट नहीं करता, बट फिर भी अगर प्लास्टिक को हीट किया जाए तो वो कैसे मेल्ट हो गए, कोएगुलेशन सी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ को पार्टिकल्स कंपाउंड्स को हीट करें सॉल्वेंट में तो उनमें कोएगुलेशन हो जाएगी, तो डिसोल्यूशन जो है, जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, जो डिसॉल्व होने का उसकी कैपेसिटी थी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक रीज़न ये हो गई। दूसरा इसमें ये केस भी आ जाता है कि जो हमारे पास सोलबिलिटी है, अब हमें पता है कि कुछ केस में हमें होना ये चाहिए कि सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल इंट्रैक्शन जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल इंट्रैक्शन से कम होनी चाहिए, तभी चीज़ सोल्यूबल होगी ना। अब होता क्या है, जब हम कुछ केसेस में स्पेशली जब गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, जब हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हो ना सॉल्वेंट में, तब ये वाली चीज़ नहीं आती है, दूसरा फैक्टर जो मैं रीज़न देने लगी हूँ। लेकिन जब हम गैस कर रहे होंगे, गैस को सोल्यूबल करवाते हैं, डिसॉल्व करवाते हैं सॉल्वेंट में, तब ये रीज़न आती है। क्या रीज़न? कि हीट करने से जो सोल्यूट और सॉल्वेंट, यानी जो गैस का और जो भी सॉल्वेंट हमने जो है वो जिसमें गैस को डिसॉल्व कराने के लिए हमने ऐड किया है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, उनकी फोर्सेस वीक हो जाती हैं। क्या होता है कि जैसे ही हम हीट करते हैं, हीट करने से गैस के केस में स्पेशली सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस वीक हो जाती हैं, और वीक होने की वजह से सोलबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि सोलबिलिटी क्या है कि सल्यूट एंड सॉल्वेंट की फोर्सेस ज़्यादा होनी चाहिए, यही है ना सोलबिलिटी। तो लेकिन इस केस में कम हो जाती है। दैट्स वाई कुछ कंपाउंड्स, कुछ सॉल्ट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, तो उनमें ये दो रीजंस आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स। डिसकंटिन्यूअस हम पहले बात कर चुके हैं, वो वाली सोलबिलिटी कर्व्स हैं जो शार्प ब्रेक्स जिनमें आए, जो ब्रेक्स शो करवाएं। अब इसमें क्या होता है कि सोलबिलिटी कर्व्स शो सडन चेंज, सडन अचानक से उनकी सोलबिलिटी में चेंज आ जाता है और हम उन्हें कह देते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। स्पेशली आपने ये याद रखना है कि डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स जो होती है ना, वो हाइड्रेट्स शो करवाती हैं। हाइड्रेट्स क्या? जिनके साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक ये Na2SO4.10H2O, CaCl2.6H2O। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रेट्स, जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स शो करवाते हैं। इसमें भी हमने वाई एक्सिस पे सोलबिलिटी है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है। अब हमारे पास क्या होगा कि Na2SO4 जो हमने एग्जांपल लिए, सपोज पहले इसका देख लें, Na2SO4.10H2O, इसकी सोलबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, कर रही थी जैसे जैसे हम हीट कर रहे थे। जैसे हमने ज़्यादा हीट किया, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अब आप देख सकते हैं कि Na2SO4 के साथ वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, 10 के 10 मोल इवेपोरेट हो गए, तो एक नई सोलबिलिटी कर्व आ गई। यहाँ पे सोलबिलिटी कर्व डिस्टर्ब हो गई। दीज कर्व्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सोलबिलिटी कर्व्स। तो ये 2 सोलबिलिटी कर्व्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक जो हम इसको नेम देंगे डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व। ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग कर्व का नेम दें, इसको अलग, हम उसको पूरी को कह देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व हो गई है, कि हीट करने से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाते हैं तो सोलबिलिटी एक नई जो है पीक, जो आप यूँ कह लें कि प्लॉट जो है वो हमारे पास आ जाता है। एट द ब्रेक अ न्यू सॉलिड फेज अपीयर्स एंड अनदर सोलबिलिटी कर्व ऑफ द न्यू फेज बिगिंस। वही ना कि एक न्यू फेज जो है हमारे पास आ जाता है और फिर हमारे पास उसके लिए सोलबिलिटी कर्व भी न्यू जो है वो हमारे पास सोलबिलिटी कर्व आ जाती है। अगर हम CaCl2 के केस में इसकी एग्जांपल को देखें तो CaCl2 6H2O है, फिर हमने इवेपोरेट किया, मतलब हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो 2 मोल्स गए, 4H2O हो गया, तो एक नई सोलबिलिटी कर्व आ गई। फिर हीट तो इंक्रीज होती जा रही है, फिर 4 से 2 मोल्स और गए, 2H2O हो गया, एक नई सोलबिलिटी कर्व आ गई। तो ये हमारे पास फिर से क्या बन गई? डिसकंटिन्यूअस सोलबिलिटी कर्व्स। तो ये था हमारे पास सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी कर्व्स।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रेट्स। वैसे हम अभी स्टडी भी करके हैं कि हाइड्रेट्स क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स शो करते हैं। हाइड्रेट्स होते क्या हैं? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेनिंग केमिकली कंबाइंड वाटर इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस। वो वाले सब्सटेंस जिसमें वाटर के कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, जलाई Na2SO4 में पढ़ा तो .10H2 होता, साथ CaCl2 में हमने स्टडी किया 6H2 होता। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में वाटर के मोलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन हो, उनको हम क्या नेम देते हैं? हाइड्रेट्स। Mostly produced when aqueous solution of soluble salt is evaporated and is not limited to salt but is common with acids, bases and elements. वैसे मोस्टली वो कहते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि जब कोई भी एक्वस सोल्यूशन सोल्यूबल साल्ट का इवेपोरेट किया जाए, क्योंकि आपने मोस्टली जो है वो सॉल्ट्स के साथ ही देखे हैं। Na2SO4 भी सॉल्ट है, CaCl2 को देख लें, यहाँ पे CuSO4 सॉल्ट्स के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। बट यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये साल्ट के लिए ही लिमिटेड नहीं है, हाइड्रेट्स एसिड्स और बेसिस और एलिमेंट्स जो है इनके साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल देखें, ऑक्सालिक एसिड के साथ होते हैं 5H2O, तो उनके साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन CuSO4.5H2, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये जो MCQs लास्ट टाइम आया भी है एक एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में PPSC के ये MCQ पूछा गया था कि CuSO4.5H2O में जो है हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो इसमें से आपने याद रखना है कि 4 मॉलिक्यूल्स के टाइम्स के साथ अटैच है, यानी Cu2 पॉजिटिव के साथ, और ओनली 1 मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ अटैच है, यानी SO42 नेगेटिव के साथ। ओके, तो इसमें ये है कि टाइम के पास ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो उसके साथ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि वाटर मॉलिक्यूल्स विच कंबाइंड विद द सब्सटेंस एज दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन। जब उनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जा रहा है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं साथ उनके, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। जैसे ऑक्सालिक एसिड है 2H2O भी होते हैं, इसके साथ 2 भी मोल्स होते हैं वाटर के। BaCl2 के साथ हैं 2H2O, Na2CO3 के साथ 10H2O, MgCl2 6H2O, Na2B4O7 10H2O। बोरेक्स का फार्मूला है ये, और ये जिप्सम का है Ca2SO4 2H2O। अब हाइड्रेट्स हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब हाइड्रेशन है, ये प्रोसेस है, वो वाला प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं सल्यूट के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, पूरा वाटर के साथ उनका रिएक्शन होता है जब, तो ये वाला प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? हाइड्रेशन। नेक्स्ट है इनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनर्जेटिक्स जैसे कि नेम से ही शोर है ना, सोल्यूशन की एनर्जी रिलेटेड, इनर्जेटिक सोल्यूशन की एनर्जी के रिलेटेड हम बात करेंगे कि आया सोल्यूशन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, कम है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सेट्रा। ओके, अब हम देखते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस फॉर्म्स सोल्यूशन, कि हीट की क्वांटिटी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है जब कोई सब्सटेंस, जब सोल्यूशन बनती है, वो हीट ऑफ सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि क्वांटिटी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हीट ऑफ सोल्यूशन में आ जाएगा। इंथैल्पी या हीट ऑफ सोल्यूशन जो है इसको डिफाइन करते हैं कि हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 मोल सोल्यूट को सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करें तो कितना हीट चेंज आएगा, वो इंथैल्पी है या हीट ऑफ सोल्यूशन है। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें, फॉर्मूला देखें इसका, तो इट इज़ गिवन बाय दिस सिंबल डेल एच सोल्यूशन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला है डेल एच इज इक्वल टू एच सोल्यूशन माइनस एच कंपोनेंट्स, कि सोल्यूशन की जितनी हीट है और जो कंपोनेंट की जितनी हीट है उनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ जाता है। सॉरी फॉर दिस, चेंज इंथैल्पी कि कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है। अब यहाँ पे भी एक बात याद रखनी कि अगर कंपोनेंट वाला जो है फैक्टर वो ज़्यादा होगा तो आंसर माइनस में आएगा, मतलब एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होगी, और अगर कंपोनेंट वाला फैक्टर छोटा होगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो मीन्स हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस की हीट जो है वो गिवन है, ये आपने देख लेनी है। NaCl के लिए है किलोजोल पर मोल में है, यूनिट्स 4.98, NH4 NO3 के लिए 26.0, KCl 17.8, Ki 21.4, अमोनियम क्लोराइड के लिए 16.2 है, लिथियम क्लोराइड माइनस 35.0। अब माइनस आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया है, हीट
रिलीज हुई है। इसी तरह लिथियम कार्बोनेट में भी -12.8। ओके, नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज पोर्शन। इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू द इंटेस्टाइन बाय, कैसे इंजेक्ट किए जाते हैं? पेनक्रियाज से। लोक जा दैट इज डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज अ सिम्टम ऑफ टेटनस, और टेटनस की सिम्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? तो ये पेयर है पोलियोमाइलिटिस, मंकी। मैच द फॉलोइंग, एयरबॉर्न और ट्यूबरकुलोसिस, ये मैच करते हैं, मतलब इनका रिलेशन है। रिकट्स जो है वो बोन्स की डिजीज़ है, इज द डिजीज़ ऑफ बोन्स, हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी है कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ये हमारे पास करेक्ट है कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। लंग्स आर सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड हैं लंग्स। ह्यूमन सेल कंटेन्स, हमें पता है ये तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ना कि 23 क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। वैसे तो क्लियर करने की कोशिश की गई है, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन. I must say here कि there should be an effort from your side as well. And one more important thing I wanna say कि अगर आपको लेक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट है जो आप देखते हैं, मतलब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, फील करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, you can put your suggestion as well in the comment section. Thank you so much.